आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है आईएससी क्लास 12 के सिलेबस में। In this experiment we have to compare EMF of two primary cells using a potentiometer। तो जो दो सेल्स हम लोग यूज करेंगे वो एक तो नॉर्मल सेल होगा AA बैटरी और दूसरा ड्यूरासेल। एपरेटस जो हमें चाहिए देखते हैं 100 सेंटीमीटर रेजिस्टेंस वायर विच विल बी नेम्ड AB, और मैं पहले भी बता चुकी हूं कि कॉन्स्टेंटन और मैग्निम का ये वायर होता है। बैटरी एलिमिनेटर यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, की, जॉकी, ड्राई सेल, दूसरा भी ड्राई सेल होगा लेकिन ड्यूरासेल हैवी ड्यूटी, और कनेक्टिंग वायर्स। प्रोसीजर समझ लेते हैं। सबसे पहले हमको जो सर्किट डायग्राम दिया है उसके अकॉर्डिंग सर्किट को कनेक्ट करना है। सर्किट को ध्यान से समझ लेते हैं। बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव टर्मिनल को AB वायर के A एंड से और निगेटिव टर्मिनल को एमीटर के निगेटिव एंड से कनेक्ट करना है। यहां यह ध्यान रखना है कि निगेटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर विल बी कनेक्टेड विद द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एलिमिनेटर। पॉजिटिव टर्मिनल जो एमीटर का है वो B एंड से जाएगा। A टर्मिनल से एक दूसरा वायर निकालेंगे जो ड्राई सेल और ड्राई सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, और इसका निगेटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल से कनेक्ट होगा। याद दिला दूं कि गैल्वेनोमीटर में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल रेजिस्टेंस बॉक्स के एक स्क्रू से कनेक्ट होगा। रेजिस्टेंस बॉक्स में भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा टर्मिनल जॉकी से कनेक्टेड होगा। जॉकी AB वायर पे मूव करके नल डिफ्लेक्शन लेंथ पता करेगी। यहां पर एक बात जो हमेशा मैं ध्यान कराती हूं और इंपॉर्टेंट है कि A टर्मिनल वो है जिससे आपने बैटरी एलिमिनेटर और ड्राई सेल दोनों का पॉजिटिव जोड़ा है। दोनों सेल का पॉजिटिव एक ही टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए, और हम मीटर स्केल पे वो स्केल रीडिंग के लिए सिलेक्ट करेंगे जिसका 0 इस A टर्मिनल पर हो जहां से दोनों पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्ट हो रहे हैं, नहीं तो नेचर ऑफ ग्राफ या रीडिंग का पैटर्न उल्टा आएगा। अब हम देखते हैं कि ये सर्किट हमने कैसे जोड़ा हुआ है। बैटरी एलिमिनेटर को मैंने 4 वोल्ट पे सेट किया हुआ है और पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी एलिमिनेटर का इस AB वायर के A एंड से कनेक्टेड है। इस तरह से ये बैटरी एलिमिनेटर का वायर जो है वो AB वायर के A एंड से कनेक्ट हुआ है। ये देखो, यहां से ये एंड A एंड है। इसके अलावा बैटरी एलिमिनेटर का निगेटिव टर्मिनल मैंने एमीटर के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, और एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल यहां इस टर्मिनल से गया है जिसको हम B एंड कहेंगे। ठीक है, इस एंड से बैटरी एलिमिनेटर से एमीटर से पॉजिटिव टर्मिनल निकलकर AB वायर के B एंड से गया है। इसके बाद AB वायर का A एंड, AB वायर का जो ये A एंड है, ये देखो मैंने ड्राई सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, और निगेटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। ये निगेटिव टर्मिनल है जो गैल्वेनोमीटर के एक दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट है। गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल रेजिस्टेंस बॉक्स के एक स्क्रू से गया हुआ है। ये पॉजिटिव टर्मिनल रेजिस्टेंस बॉक्स के स्क्रू से कनेक्टेड है, और रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा टर्मिनल या दूसरा स्क्रू इस जॉकी से कनेक्ट किया हुआ है मैंने। इस तरह से ये जॉकी है, इसका काम है AB वायर के साथ रेजिस्टेंस बॉक्स का कनेक्शन इस शार्प एज की मदद से परफेक्टली कनेक्ट करना। इसके बाद सबसे पहला काम हम करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स के सारे नॉब्स को टाइटली लॉक कर देंगे जिससे कोई भी रेजिस्टेंस अनडिजायर्ड रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड नहीं हो। और हम जिन रेजिस्टेंसेस का यूज करेंगे वो यहां है 1, 2, 2 और 5 ओम के। अब प्रोसीजर समझ लेते हैं। सबसे पहले ड्राई सेल को कनेक्ट करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 ओम का रेजिस्टेंस निकालेंगे, जॉकी को AB वायर पे मूव कराएंगे, और जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर 0 पर आ जाएगा उस पॉइंट पर पोजीशन ऑफ जॉकी नोट करके ये डिस्टेंस L1 फाइंड कर लेंगे।
इसके बाद हम इससे 2 ओम का रेजिस्टेंस निकालेंगे और फिर से ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। इसी तरह से 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम के लिए भी जॉकी को AB वायर पे मूव करा के नल डिफ्लेक्शन लेंथ L1 निकालनी है। फिर हम इस ड्राई सेल को ड्यूरासेल से रिप्लेस कर देंगे और सेम प्रोसेस फॉर 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम। हम लोग फिर से नल डिफ्लेक्शन लेंथ L2 निकालेंगे और उसके बाद दोनों सेल्स का EMF E1 अपॉन E2 सिंपली नल डिफ्लेक्शन लेंथ L1 अपॉन L2 को डिवाइड करके L1 अपॉन L2 कैलकुलेट करके मिल जाएगा। तो हर सेट के लिए हम E1 अपॉन E2 निकालेंगे और फिर 5 सेट्स के साथ जो E1 अपॉन E2 आया है उसका एवरेज ले लेंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा सर्किट सही है या नहीं। इसके लिए हम जॉकी को पहले A एंड के नजदीक ले जाएंगे और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, फिर B एंड के नजदीक ले जाएंगे। गैल्वेनोमीटर में इस बार ऑपोजिट डिफ्लेक्शन आना चाहिए। हम इन 2 एंड्स पर ऑपोजिट डिफ्लेक्शंस चेक कर लेंगे, फिर रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 ओम का रेजिस्टेंस निकालकर अपना फर्स्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे। मैंने बैटरी एलिमिनेटर का स्विच ऑन कर दिया है और अब मैं जॉकी को A एंड के पास ले जाऊंगी और आप गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन को चेक करिए, ये राइट साइड जा रहा है। अब हम जॉकी को B एंड के पास ले जाएंगे और गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को चेक करेंगे जॉकी को इस एंड के पास रखकर। और अब इस बार ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, इसका मतलब हमारा सर्किट सही है और अब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमने 1 ओम के रेजिस्टेंस नॉब को निकाला। इस गैप की वजह से करंट अब 1 ओम के रेजिस्टेंस से होकर पास होगी जो इस गैप के पैरेलल में कनेक्टेड है। और अब इस जॉकी को हम A साइड से B साइड की ओर इस तरीके से मूव करेंगे और साथ में बराबर डिफ्लेक्शन को देखेंगे, क्योंकि हमको वो पॉइंट चाहिए जॉकी का जब ये पॉइंटर 0 पर हो। जब कभी इसमें बहुत वाइब्रेशन हो रहा हो, फ्लक्चुएशन हो रहा हो, तो जो रेजिस्टेंस वायर हमने इस AB वायर पे लगा रखा है उसका एक छोटा सा पीस लेकर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा देते हैं, जिससे इससे बहुत ज्यादा करंट ना पास हो जो इसको नुकसान करे। अब हम AB वायर पे अपने जॉकी को चलाकर गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को ध्यान से देखते हैं। अभी तक एक्सट्रीम राइट में डिफ्लेक्शन जा रहा है। आप नल डिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जर्व करो पॉइंटर की पोजीशन को गैल्वेनोमीटर में। 0 की ओर पॉइंटर बढ़ रहा है और अब हम लोग नल डिफ्लेक्शन पाने वाले हैं। ये नल डिफ्लेक्शन हमको मिल गया है। हम जॉकी को इसकी एज को देखो प्रेशर के साथ वायर पे रखेंगे जिससे कनेक्शन प्रॉपर हो, और मेरे हाथ को देखो जॉकी परपेंडिकुलर टू द वायर है, जिससे कि जो शार्प एज है उसका इस वायर के साथ कनेक्शन परफेक्ट हो। और अब हम इसको कंफर्म करेंगे। हालांकि थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर में फ्लक्चुएशन होता रहता है और इसकी वजह से रीडिंग में भी थोड़ा चेंज होता रहता है। नल डिफ्लेक्शन हमें मिल रहा है, तो अब हमको ये पोजीशन देखनी है कि कौन सी है। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि एक स्केल की हेल्प से हम लोग ये रीडिंग लोकेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर लिया है और देखो शार्प एज के पास मैंने इसको रख दिया है जिससे कि वो रीडिंग में फिक्स कर सकूं जॉकी की पोजीशन की। और ये रीडिंग आ रही है 73 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट। हमको ऊपर से बिना पैरेलक्स के परपेंडिकुलर अपनी आईज को रखकर देखना है, तो ये रीडिंग 72.9 सेंटीमीटर है एक्चुअली। अब इसको हम एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि रीडिंग में चेंज, हालांकि रीडिंग में हल्का चेंज आता रहता है क्योंकि जैसे जैसे वायर गर्म होता है वैसे वैसे रीडिंग में चेंज आता है। इसलिए एक रीडिंग से दूसरी रीडिंग के सेट करने की ड्यूरेशन में जब जरूरत ना हो तो हमको बैटरी को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। दोबारा से क्रॉस चेक करने पर 72.5 आ रहा है, तो फिलहाल हम 72.5 को ही फाइनली नोट कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर लिखा है, लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर लिखा है, क्योंकि करंट हमें नोट करनी है और वोल्ट मीटर के हेल्प से हमको E1 E2 डायरेक्टली भी नोट करना है। इसके बाद रेजिस्टेंस इन ओम, नल डिफ्लेक्शन लेंथ फॉर सेल 1 L1 इन सेंटीमीटर, फॉर सेल 2 null deflection length L2 in centimeter, then L1 upon L2 will not have any unit। यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये निकाल कर दिखाएंगे और करंट एम्पियर में नोट करते जाएंगे। तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 ओम लिख देते हैं और नल डिफ्लेक्शन लेंथ हमारी आई है 72.5। तो ये हमारा पहला सेट है 1 ओम रेजिस्टेंस
और 72.5। वैसे भी आपको ध्यान रखना है कि मीटर स्केल से जितनी भी रीडिंग आप लेंगे वो सब डेसिमल के एक प्लेस तक होगी। साथ में हम लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर भी लिख लेते हैं। इसके लिए मैं तुमको एक बार और बता देती हूं कि लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर कैसे निकालते हैं। यहां पे देखो 0 से 1 के बीच 10 डिविजन्स हैं, तो 10 डिविजन्स की वैल्यू 1 एम्पियर है, तो एक डिवीजन की वैल्यू 1/10 एम्पियर होगी और वही इस एमीटर का लीस्ट काउंट होगा। तो मैं लिख लेती हूं, लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर इज 1/10, दैट इज 0.1 एम्पियर। इसके बाद इससे रीडिंग कैसे लेनी है वो भी देख लेते हैं। पॉइंटर की पोजीशन को देखो, जब हम परपेंडिकुलरली इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो देखो 4th डिवीजन पर है, तो एमीटर की रीडिंग है इस समय 4 डिवीजन्स इनटू वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन, दैट इज लीस्ट काउंट। 4 इंटू 0.1 एम्पियर, दैट इज 0.4 एम्पियर। तो हमने एमीटर की रीडिंग लिख ली 4 इंटू 0.1, दैट इज 0.4 एम्पियर। अब इस एमीटर में रीडिंग को पढ़ना काफी आसान है क्योंकि 0 से 1 एम्पियर के बीच में 10 डिवीजन्स हैं। लेकिन कई बार रीडिंग को सीधे पढ़ना एमीटर से बिल्कुल सेफ नहीं होता क्योंकि रीडिंग सही से समझ नहीं आती है। जैसे किसी एमीटर की लीस्ट काउंट अगर 0.02 एम्पियर हो, 0.025 एम्पियर हो, तो हमेशा आदत बना के रखो कि पॉइंटर किस लाइन पर है उस लाइन को काउंट कर लो और उससे लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करके सेफली एमीटर की रीडिंग निकाल लो। और सेम प्रोसेस हम वोल्टमीटर के साथ भी करेंगे। अब हम 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाल के फिर से नल डिफ्लेक्शन लेंथ निकालते हैं। 1 ओम के रेजिस्टेंस को वापस लगा दिया है टाइटली, थोड़ा सा गोल घुमाते हुए दबा दिया है और 2 ओम के रेजिस्टेंस को निकाल के नल डिफ्लेक्शन लेंथ देखते हैं। जा रहा है जब हम जॉकी को AB वायर पे चला रहे हैं और ये हमको नल डिफ्लेक्शन लेंथ मिल गया, तो इस जगह पर जहां पर जॉकी है हमारी, हमें उस जगह की पोजीशन को अब नोट करना है और हमको ये भी एनालाइज करना है कि पैटर्न हमारी रीडिंग का क्या होगा। जब हम R को बढ़ाएंगे तो नल डिफ्लेक्शन लेंथ पर क्या असर पड़ना चाहिए, और ये हम सर्किट के एनालिसिस से समझ लेंगे। लेकिन इस समय ये रीडिंग है 74.8 सेंटीमीटर और करंट की वैल्यू अभी भी 0.4 एम्पियर आ रही है। तो अब हम सर्किट को एक बार देखते हैं कि करंट और नल डिफ्लेक्शन लेंथ दोनों रेजिस्टेंस बदलने के साथ साथ कैसे बदलनी चाहिए। सर्किट को ध्यान से देखो, जब हम रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालते हैं और नल डिफ्लेक्शन पोजीशन ऑब्टेन करते हैं तो इस और इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करती है, जबकि इस ब्रांच में करंट फ्लो करती रहती है, इस लूप में करंट फ्लो करती रहती है। तो नल डिफ्लेक्शन पोजीशन पर जब हम एमीटर को चेक करेंगे तो एक्चुअली रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालने का असर इस सर्किट पर नहीं पड़ता है, एमीटर की वैल्यू पर नहीं पड़ेगा। तो एमीटर की रीडिंग थ्रू आउट द ऑब्जर्वेशन सेम रहेगी क्योंकि नल डिफ्लेक्शन के समय ये सेल कोई करंट फ्लो नहीं करा रहा है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालने का इस नल डिफ्लेक्शन लेंथ पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अब हम 3 ओम का रेजिस्टेंस निकाल के देखते हैं कि नल डिफ्लेक्शन लेंथ पर क्या असर पड़ता है। चेक करने पर 74.5 सेंटीमीटर आ रही है, इसे हम नोट कर लेते हैं। अब 4 ओम के लिए नल डिफ्लेक्शन की पोजीशन को चेक करते हैं और ये फिर से 74.3 रीडिंग आ रही है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हर बार रीडिंग लेने से पहले हम बैटरी को स्विच ऑफ करें और वायर को ठंडा होने दें। और ये रीडिंग 73 सेंटीमीटर आ रही है। अब हम सेम प्रोसेस 5 ओम के लिए करेंगे। जॉकी को वायर पे मूव करा रहे हैं और अब देखते हैं ये नल डिफ्लेक्शन हमको कहाँ मिल रहा है। ये नल डिफ्लेक्शन हमको फिर से 74 सेंटीमीटर्स पर मिल रहा है, इसे नोट कर लेंगे। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम 6th रीडिंग भी एक सेफ्टी के लिए लेंगे, तो हम अब 5 + 1 6 ओम का रेजिस्टेंस निकालेंगे और फिर से एक बार नल डिफ्लेक्शन लेंथ चेक करेंगे।
और ये हमारी रीडिंग है 72.8 वापस से। और अब हम सेम प्रोसेस ड्यूरासेल लगाकर कंप्लीट करेंगे। तो हम बैटरी में होल्डर में ड्यूरासेल चेंज कर देते हैं। तो अब हमारे होल्डर में ड्यूरासेल है और 1 ओम लगाकर हम फिर से पूरा प्रोसेस रिपीट करते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स के नॉब को बराबर क्रॉस चेक करना नहीं भूलना है कि कोई भी नॉब ढीली ना हो। ये नल रिफ्लेक्शन हमको फिर से मिल रहा है और ये है 72.7 सेंटीमीटर। 5 के लिए ये फिर से 72.7 सेंटीमीटर ही ऑलमोस्ट आ रहा है और 6 के लिए एक बार फिर से ये 72.7 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ड्यूरासेल के लिए हमारी जो रीडिंग्स हैं वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल आई हैं। और अब हम सीधे वोल्ट मीटर से इन दोनों सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे जब ये दोनों सेल ओपन सर्किट में हैं। सबसे पहले हमने ड्यूरासेल को सीधे इसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से और निगेटिव टर्मिनल निगेटिव से कनेक्ट करके वोल्ट मीटर की रीडिंग पढ़ ली है। अब इसको पढ़ने के लिए हम फिर से इसका लीस्ट काउंट निकालेंगे। तो देखो 0 से 0.5 के बीच 10 डिविजन्स हैं। तो 10 डिविजन्स इक्वल टू 0.5, तो 1 डिवीजन इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 10, दैट इज 0.05। 0.05 एक डिवीजन की वैल्यू है। तो 10, 20, 30 और ये है 33। 33rd डिवीजन पर पॉइंटर है। तो 33 इंटू लीस्ट काउंट विल बी द रीडिंग। तो ड्यूरासेल का डायरेक्टली कनेक्ट करके वोल्ट मीटर से जो ईएमएफ आ रहा है दैट इज 33 इंटू 0.05 वोल्ट। अब होल्डर में दूसरा सेल लगा दिया है और अब एक बार फिर से वोल्ट मीटर की रीडिंग डायरेक्टली वोल्ट मीटर को इसके टर्मिनल से कनेक्ट करके चेक करते हैं और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। 32 डिवीजन पे पॉइंटर है। तो 32 इंटू वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन दैट इज 0.05 विल बी रीडिंग ऑफ दिस वोल्ट मीटर। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने पहले एमीटर और वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट लिखा। उसके बाद हमने रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज चेंज करके पहले एवरेडी के लिए नल डिफ्लेक्शन लेंथ लिया, फिर ड्यूरासेल के लिए। इसके बाद सेल को डायरेक्टली वोल्ट मीटर से कनेक्ट करके वोल्ट मीटर से ड्यूरासेल का ईएमएफ 33 इंटू 0.05 दैट इज 1.65 वोल्ट निकाला और एवरेडी का 32.05 दैट इज 1.60 वोल्ट। अब हम L1 अपॉन L2 कैलकुलेट करके प्रैक्टिकल से E1 अपॉन E2 क्या आया है नल डिफ्लेक्शन मेथड से और सीधे वोल्ट मीटर से चेक करने पर क्या आया है उनका कंपैरिजन कंप्लीशन करने के बाद कैलकुलेशन की करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन टेबल को ध्यान से देखो। लीस्ट काउंट ऑफ द एपरेटस यूज्ड सबसे ऊपर लिखना होगा हमको और उसके बाद जैसे ये लीस्ट काउंट एमीटर का है तो अब एमीटर से हम जितनी भी रीडिंग लेंगे वो डेसिमल के एक प्लेस तक शो करेंगे। इसी तरह से वोल्ट मीटर से जो भी रीडिंग हम लेंगे वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक शो करेंगे। अब हमने रेजिस्टेंस उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग सेल 1 से नल डिफ्लेक्शन लेंथ और सेल 2 से नल डिफ्लेक्शन लेंथ ले ली है। अब हर रीडिंग के लिए L1 अपॉन L2 कैलकुलेट किया है। L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 है क्योंकि एक्चुअली दोनों ही सेल्स का EMF 1.5 वोल्ट्स था। करंट 0.1 लीस्ट काउंट था तो 4th डिवीजन पर था पॉइंटर, तो 4 इंटू 0.1 यानी 0.4 करंट था। और तुम देखो कि करंट हमने सर्किट एनालिसिस में देखा था कि एमीटर की रीडिंग पर रेजिस्टेंस को बढ़ाने का कोई असर नहीं होगा। L1 अपॉन L2 के जो 6 सेट्स से हमने वैल्यूज निकाले हैं उनका एवरेज निकाला, वो 1.02 आया। तो ये ही E1 अपॉन E2 का हमारा आंसर है। इसके अलावा हमने डायरेक्टली वोल्ट मीटर से ड्यूरासेल के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज लिया था वो 33 इंटू 0.05 दैट इज 1.65 वोल्ट्स था और जो एवरेडी सेल का लिया था ईएमएफ वो 1.60 वोल्ट्स। तो इससे भी हमने जो डायरेक्टली हमने रीडिंग ली
उससे जो ईएमएफ का रेशियो आया वो 0.97 था। तो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो 10% एरर के लिमिट के अंदर मैच कर रही हैं, इसलिए हमारा रिजल्ट सही है। रिजल्ट के लिए हम लिखेंगे लास्ट में कि E1 अपॉन E2 जो हमने डायरेक्टली वोल्ट मीटर की हेल्प से लिया वो रेशियो 0.97 है, और E1 अपॉन E2 नल डिफ्लेक्शन लेंथ या पोटेंशियोमीटर के थ्रू जो हमने लिया उसकी वैल्यू एवरेज वैल्यू 1.02 वोल्ट्स आ रही है। यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। जो प्रोसेस में प्रिकॉशंस थे और ऑब्जर्वेशन टेबल में जो बातें ध्यान करने लायक थी उनको आई होप कि आप ध्यान से सुनेंगे एंड यू विल स्कोर फुल मार्क्स।